इंडिया स्पीक्स लाउडली। आज के खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन जर्नलिस्ट की जो अपनी शोहरत का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये कोई भी खबर जो है अपने चैनल पे चला देते हैं और उसके बाद जनता को लगता है कि असल में वही देश में हो रहा है। जर्नलिस्ट में से मैं पहला नाम उठाना चाहूंगी रवीश कुमार का। रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट में जो बोलते हैं उसके बाद जनता सख्त खिलाफ हो जाती है बीजेपी के, क्योंकि एंटी बीजेपी कहा जाता है रवीश कुमार को। और आज हम रवीश की पोल खोल स्पेशल में बताने वाले हैं कि कैसे रवीश कुमार जब देश में दूसरे बड़े मुद्दे होते हैं जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडिया लाइन से जुड़ी कोई भी पार्टी, उनका जब फॉल्ट सामने आता है तो रवीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने यहाँ कुछ किया नहीं कि वहाँ चैनल पर धड़ाधड़ वीडियोस आती हैं। वीडियोस के चैप्टर आ जाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि भड़काने का काम अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जनता को सच बताएं कि सिर्फ एक पक्ष को ना देखा जाए। किस तरह से जो चुनावों की संख्या जो मतगणना में वो रेस में आगे दिखे, लेकिन उतने नहीं जितने की उन्होंने बातें की थी। तो कहीं ना कहीं वजह ये थी कि जो रवीश कुमार जैसे और भी बहुत से लोग जो यूट्यूब पे भड़काने का काम कर रहे हैं, किस तरह से कंटेंट बीजेपी के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर है, तो बीजेपी की इमेज पूरी तरह से स्पॉइल हो रही थी। तो हम आज की वीडियो में बताएंगे कि जो मुद्दे रवीश कुमार को उठाने चाहिए थे उस पर वो बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि बात वहां पर कांग्रेस की थी, बात वहां पर इंडिया अलायंस की थी। तो वहां पर रवीश कुमार ने कहा कि नहीं, पत्रकारिता ये नहीं है, मेरी पत्रकारिता है कि बीजेपी ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया और कुछ अच्छा भी किया तो उसमें कंट्रोवर्शियल क्या था, ये तो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा कर रखूंगा। तो सबसे पहले हम रवीश कुमार की पहली वीडियो आपको दिखाएंगे जो उन्होंने इजराइल पर की है। इजराइल का जिक्र किया है। 7 अक्टूबर 2023 एक गर्मा गर्म मुद्दा उस वक्त का इजराइल हमास के बीच में युद्ध छिड़ा था और किस तरीके से इस पर एक बार फिर से रवीश कुमार ने रिपोर्ट डाली है। रिपोर्ट में बता रहे हैं कि हमास किस तरह से लड़ा, हमास जो इजराइल के सामने टिक नहीं सकता था, वहां के लोगों को मार कर आया। तो पूरे तरीके से रवीश कुमार ने कहा कि इजराइल की बात करेंगे, कैसे जो हमास है उसने हमला किया है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन हम रवीश कुमार को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जवाब से पहले आपको ये क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे। 7 अक्टूबर के दिन सेना क्यों इस तरह से बेखबर और कमजोर साबित हुई, हम इसके कारणों की पड़ताल करेंगे। तो सुना आपने रवीश कुमार की ये वीडियो जिसमें वो बात कर रहे हैं हमास और इजराइल को लेकर, इजराइल के जो यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं उन्हें लेकर, हमास ने किस तरीके से अटैक किया उसे लेकर, 2023 7 अक्टूबर को जो हुआ उसे लेकर बात की है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके देश में एक ऐसा मुद्दा है जो आपने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर उसका जिक्र नहीं किया है, वो है हिंदू मॉब लिंचिंग। हम रवीश कुमार के चैनल पर भी गए, हमने सर्च भी किया और इस वक्त जो स्क्रीन पर ये पिक्चर चल रही है आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। रवीश कुमार ने हिंदू मॉब लिंचिंग पर कोई बात नहीं की है। तो इसका क्या मतलब समझेगी जनता? क्या हिंदू मॉब लिंचिंग कोई क्राइम नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए और रवीश कुमार के लिए, रवीश कुमार के सब्सक्राइबर के लिए जो भर भर के मिलियंस में व्यूज दे रहे हैं। क्या बीजेपी को हराना गिराना सिर्फ यही मकसद है आपका? क्या मुस्लिम सपोर्टर हैं आप? बंगाल में कितना कुछ होता है, बंगाल तक क्यों नहीं जाते रवीश कुमार? क्या वहां की खबरें रवीश कुमार के फोन टैबलेट पर नहीं आती है? क्या रवीश कुमार के घर जो अखबार आता है उसमें बंगाल की खबरें नहीं आती है? हिंदू की क्या गति है वहां पर, आज तक रवीश कुमार इस पर खुलकर नहीं बोल पाए हैं। लेकिन आप यही मुस्लिम आरक्षण की बात कर दें, बीजेपी कह दे कि नहीं ये लो नहीं आना चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, तो रवीश कुमार अगले 2 से 4 दिन लगातार उस पर चैप्टर बना के वीडियो डालेंगे। तो हम रवीश कुमार से ये बड़ा सवाल करना चाहेंगे, उनके सब्सक्राइबर से बड़ा सवाल करना चाहेंगे और आपसे भी करना चाहेंगे कि क्या रवीश कुमार ने कभी इस बात पर खुलकर बोला है? हिंदू की मॉब लिंचिंग कितनी ज्यादा होती है, इस बात को लेकर कहीं कोई वीडियो हमें तो नहीं मिले। तो देख सकते हैं कि एक तरफा की ये पत्रकारिता है। रवीश कुमार के लिए एक नसीहत है कि पत्रकारिता न किसी का धर्म देखती है न किसी की जाति। तो अगर आपको खुल के बात करनी है तो सबके लिए करें, क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम ही सह नहीं रहा, हिंदू भी सह रहा है, सिख भी सह रहा है, क्रिश्चियन भी सह रहे हैं। तो आप खुलकर बात करें और दूसरे देशों की पहले अपने देश में जो हिंदू मॉब लिंचिंग जो मोस्टली मीडिया छुपा रहा है
पहले उस पर बात करें और उसके बाद दूसरे देशों पर जाएं कि वहां हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक और वीडियो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। बांग्लादेश का मुद्दा हर कोई जानता है। बांग्लादेश की पीएम जो है वो आ गई है इंडिया में शरण लेने। 1975 में भी जब उनके माँ बाप और अन्य लोगों का जब मर्डर का केस हुआ था, भारत आई थी शरण लेने। उनके पति जो स्वर्गवासी हैं, एक साइंटिस्ट थे, वो भी रिसर्च के दौरान इंडिया में काफी वक्त तक रह कर गए हैं। बांग्लादेश की जो पीएम है, उनके बच्चे भी लाजपत नगर में रह चुके हैं, दिल्ली के लाजपत नगर में। तो एक बार फिर से वो आ चुकी हैं भारत में शरण लेने। अब इस बात को लेकर रविश कुमार फिर से आ गए रिपोर्ट लेकर, क्योंकि बात ये थी कि अच्छा बीजेपी से शरण लेने आ गई है, तो इस पर एक रिपोर्ट बना दी। जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बीते दिन ये कहा कि बांग्लादेश को एक नसीहत दे रहे हैं हम कि वहां पर जो हिंदू मंदिर है, जो हिंदू है, अल्पसंख्यक कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू वहां नहीं है, तो आप उनकी सुरक्षा करें, आप उन्हें इन दंगों में इन्वॉल्व ना करें और हिंदू मंदिरों की कदर करें, यानी कि तोड़फोड़ वहां तक ना पहुंचाए। इस बात पर रविश कुमार ने कहा कि भाई वहां के जो स्टूडेंट है वो दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दे रहे हैं। दैनिक भास्कर को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर मंदिरों पर कुछ नहीं हो रहा, मंदिर बिल्कुल सेफ है। कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो मंदिरों की रखवाली कर रहे हैं, रात भर वहां कुर्सियां बिछाकर बैठ रहे हैं। ये बात रविश कुमार ने अपनी वीडियो में कही है। पहले हम आपको रविश कुमार की ये वीडियो सुनाएंगे और उस पर असल में क्या है, सच क्या है, वहां कितना हिंदू मंदिर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। पहले आप रविश कुमार की वीडियो देखिए। दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने अखबार से कहा है कि इंडियन मीडिया में बताया जा रहा है कि जमात शिविर और मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यह सरासर गलत है। आंदोलन से जुड़े छात्र खुद मंदिरों और हिंदुओं के घरों के आगे तैनात हैं। तो देखा आपने और सुन भी लिया कि किस तरीके से रविश कुमार ने पक्ष रखने की कोशिश तो जोरदार की, लेकिन हमारे हाथ भी कुछ सबूत लगे हैं। दैनिक भास्कर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के एक स्टूडेंट ने कहा है कि मंदिरों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। रविश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में 2-3 फोटोज दिखाई। जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, मंदिर की पहरेदारी करके कि सेफ्टी का बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, रात रात भर वहां जाकर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि कोई दंगाई मंदिर तक ना पहुंचे। लेकिन यही हम इंडिया टुडे की एक खबर दिखाना चाहेंगे जहां साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, कि कैसे मंदिरों को जलाया जा रहा है। आप ये भगवानों की मूर्तियां देख रहे हैं, क्या दशा हो रखी है इनकी। रविश कुमार अपनी रिपोर्ट में ये क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्यों इंडिया टुडे की ये खबर उनकी नजरों में नहीं पड़ी? दैनिक भास्कर का वो इंटरव्यू दिख गया, लेकिन इंडिया टुडे की ये खबर उन तक नहीं पहुंची। ये भी बड़ा सवाल है। एक तरफा पत्रकारिता कहीं नहीं होती। आप किसी भी देश में चले जाएं, पत्रकारिता एक तरफा नहीं होती। इंडिया में रहे या आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाए, पत्रकारिता का मतलब है कि खबर को खबर के तरीके से पहुंचाना। दोनों पक्षों को देखो और अपनी राय मत दो। लेकिन रविश कुमार की स्क्रिप्ट ऐसी लगती है कि अपनी भड़ास निकाल कर रख दी और स्क्रीन पर अब वो धड़ाधड़ चढ़ रही है। तो इस तरह से मुद्दों को भटकाने का काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सरासर गलत है और ऐसे लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ विदेश मंत्री जो है वो कह रहे हैं बांग्लादेश वालों से कि भाई मंदिरों को नुकसान मत पहुंचाना, रविश कुमार कह रहे हैं कि नहीं पहुंच रहा नुकसान, आप क्यों घबरा रहे हैं। मैंने देखा है दैनिक भास्कर में एक बांग्लादेश की स्टूडेंट का इंटरव्यू जो कह रही है कि मंदिरों की पहरेदारी हो रही है, लेकिन इंडिया टुडे की खबर जो हमने ऑडियंस को दिखाई है, कम से कम आपका तो नजरिया आप एक तरफा दो तरफा हो गया होगा कि वहां सच में हिंदू के साथ गलत हो रहा है। तीसरी वीडियो भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। रविश कुमार ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। लोकसभा चुनावों में मार्च के महीने में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा इंडिया में बना हुआ था। एक राइटर है, काफी फेमस राइटर है विवेक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि 2047 का सपना जो बीजेपी देख रही है वो सपना तो साकार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं संविधान बदल जाएगा। रविश कुमार को लगा कि इतना बड़ा मुद्दा मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं, ये बीजेपी के खिलाफ है। एक बड़े राइटर ने बीजेपी का नाम इस्तेमाल किया है, 2047 के सपने को इस्तेमाल किया है, तो मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं, क्यों ना मैं भी अपने सपने साकार कर लूं बीजेपी की इमेज खराब करने के। तो उन्होंने वीडियो डाली आरक्षण को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन का बंटवारा होगा। लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल ये है कि जिनके लिए आप बोलते नहीं हैं, यानी कि कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी इज्जत करते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को सराखों पर रखते हैं? ये पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमना, हाथों में लहराना,
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की कदर है? जब पीएम मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने माथे पर रखा, यानी कि उसका सत्कार किया, क्योंकि वो सत्कार करने लायक भी है, तो बड़े सवाल उठ गए कि अरे ये क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इतनी आम बात है कि माथा टेक दिया। लेकिन वही जब उसकी कॉपीज हाथ में लेकर लहराते हुए कांग्रेसी घूमते हैं, क्या रविश कुमार को वो फुटेज नहीं मिलते? क्या वो उस पर वीडियो नहीं बनाते? तो ऐसी ही एक क्लिप आपसे फिर से शेयर करेंगे। रविश कुमार की आपको बात सुनाते हैं, फिर अपनी राय रखते हैं। जिस संविधान का एक एक पन्ना, एक एक शब्द आजादी का प्रतीक है, उसे ये गुलामी की विरासत बता रहे हैं। आजादी का इतिहास बदलने की बात करते करते आजादी से जुड़ी हर चीज पर किस तरह से हमला हो रहा है आप देखिए। कोशिशें लगती हैं कि आप आजादी को गुलामी कहने लग जाएं और ये जो कहना चाहते हैं उसे आजादी मान लें और संविधान बदल दें। तो सुना आपने कि किस तरीके से रविश कुमार ने बोल दिया कि भाई बड़ा लेखक कह रहा है कि 2047 तक संविधान के टुकड़े हो जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा। बीजेपी चुप कराना चाहती है, बीजेपी अपने बोल बुलवाना चाहती है। ये सारी बातें उन्होंने वीडियो में बोली जो हमने आपको सुनाई। लेकिन हम भी सवाल यहाँ पर यही दाग कर छोड़ कर जा रहे हैं यहाँ पर कि क्यों सिर्फ एक तरफा पत्रकारिता आपने सीखी है? क्यों आप दोनों पक्षों का समझ है वो नहीं रखते? क्यों आपकी ऑडियंस भी सिर्फ एक तरफा ही देखना चाहती है? क्यों वो आपसे सवाल नहीं करती कि क्यों राहुल गांधी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हैं? जब संविधान के आर्टिकल को लेकर अनुराग ठाकुर ने सवाल दागे तो फिर से हल्ला मच गया कि ये क्या तरीका है। यानी कि उस वक्त राहुल गांधी चारों कोने चित हो चुके थे कि जिस किताब को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन बुक को मैं लेकर घूम रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि असल में इसमें लिखा क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को शायद राहुल गांधी ने खोला भी ना हो। और उस कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी पवित्र है, उसकी कॉपी को इस तरह से हाथों में लहराना, मीडिया के सामने दिखाना सरासर गलत है। ये भी गलत इमेज है। अगर पीएम मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन को माथा टेकना गलत है तो राहुल गांधी का हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमना भी गलत है। पीड़ित और आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, मगर सरकार का एंगल जरूर होता है। ये हमारे रवीश जी ने सिखाया है। अभी हाल ही में अयोध्या में एक मामला सामने आया कि मोहिउद्दीन खान नामक व्यक्ति जो सपा पार्टी का मेंबर है, उसने एक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। चुनाव का नतीजा जब आया था, ये हाल हम आपको लोकसभा चुनाव 2024 की बता रहे हैं, जब ये नतीजा आया उससे बीजेपी हैरान हुई। खासकर अयोध्या वाली सीट जहां बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद एक के बाद एक रवीश जी ने वीडियो बनाई। समाजवादी की जीत, अखिलेश का जादू, अयोध्या का मोदी को जवाब। तब तो रवीश जी और उनके फैंस अयोध्या और अयोध्या वासियों के मुरीद हो गए थे। मगर जब वही सपा के क्षेत्र में, सपा सांसद के क्षेत्र के अंदर दुष्कर्म खुद सपा के नेता ने किया तो मानो मुंह पर उंगली हो गई सबके। मगर ऐसी घटनाएं राज्य पार्टी को देखकर रिपोर्ट होंगी, कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहां बीजेपी का बचाव हम नहीं कर रहे, मगर एक तरफा चीजें आप देखें और अपनी मानसिकता को चोट पहुंचाएं, ऐसी पत्रकारिता को हम मंजूरी नहीं देते। वो हमें मंजूर नहीं कि आप मात्र एक तरफा चीजें देखें। यहाँ पर वो देखें कि जो लोग आपको दिखाना चाहता है। यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि भले ही वो आपकी फेवरेट पार्टी ना हो, भले ही वो आपका फेवरेट नेता ना हो, आपकी मानसिकता उससे ना मिलती हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो गलत हैं उसको सही ठहराने में लगे हुए हैं। बीजेपी की गलती है, लेकिन दूसरी पार्टी गलती कर दे तो चलो भाई, गलती हो जाती है, उनके प्रमोशन की वीडियो बना देते हैं, नहीं तो 2 वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे जहां बीजेपी की बुराई की जाए। बस यही मानसिकता है जो आपको काफी गहरी चोट पहुंचा रही है। लीजिए, कल आप अगर यूपी जाते हैं, किसी क्षेत्र में सपा के नेता हैं, या फिर जहां अभी आप गुड़गांव में हैं, चुनाव होने वाले हैं, यहां पे जब कल सरकार बदलेगी और जब ऐसी घटनाएं होंगी तो ये लोग तब यही स्टैंड लेंगे कि गलती शायद लोगों की ही होगी। जब वो यहां से जीत जाएंगे तो उनकी वाहवाही होगी, लेकिन जब उनके नेता ऐसे कर्म कांड करेंगे तो उनके नेताओं के ऊपर सवाल उठाने वाले यही क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी पत्रकार कहीं आपकी गलती हुई निकालते हुए नजर आएंगे। तो वो चीज देखिए जो सच हो, वो चीज मत देखिए जो आपको बस कानों में सुनने में अच्छी लगे। बस यही मोटिव था हमारा कि ऐसी खतरनाक मानसिकता जो आपको चोट पहुंचा रही है और ऐसी पत्रकारिता जो आपको चोट पहुंचा रही है और आपके साथ वालों को चोट पहुंचा रही है, उससे दूर रखने। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।